बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इसकी आउटलाइन है और साथ ही साथ ये एक टाइप की समरी भी है जिसको लास्ट में हम रिवाइज करेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस तरह बनाया गया था, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कौन सी स्ट्रगल्स थी, कौन लोग थे, क्या पर्पस था इस एक्ट का, ये हम समझेंगे। अब 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया के जो लोग थे वो पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे और पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे थे, और वहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी या लोकल पार्टीज थी जैसे कि मुस्लिम लीग या इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी स्टेबल हो चुकी थी। अब इंडियन लीडरशिप ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की डिमांड की और सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाए उनके हिसाब से और उनको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए। तो इस डिमांड को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अडॉप्ट किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 अडॉप्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन लीडरशिप की स्टेबिलिटी देखी, उनका इन्फ्लुएंस देखा, उनकी डिमांड्स देखी, तो उसके चलते उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब 1919 इंडियन एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक एक साइमन कमीशन सेटअप की गई थी। इस साइमन कमीशन का फंक्शन ये था कि इंडियन एक्ट 1990 के प्रोविजंस को रिव्यू करे, भारत में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होनी चाहिए, वो प्रपोज करे। इस कमीशन का जो हेड था वो सर जॉन साइमन था। इस साइमन कमीशन की इंडियन लीडर्स ने भरपूर मुखालफत की क्योंकि इस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। साइमन कमीशन का काम ये था कि भारत में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कौन सी चेंजेस होनी चाहिए। अब बात भारत की हो रही है लेकिन भारत का एक भी बंदा नहीं था उसमें, इसलिए इंडियन लीडर्स ने इस चीज की मुखालफत की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर्स को कहा कि ठीक है, आप भी एक रिपोर्ट बनाओ जो रिपोर्ट इंडिया की सारी कम्युनिटीज के लिए रीजनेबल हो। फिर हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ आपकी रिपोर्ट को भी कंसीडर करेंगे। फिर इन रिपोर्ट्स को देखते हुए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इंडियन लीडर्स इस बात पे एग्री हो गए। उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का चेयरमैन और हेड मोतीलाल नेहरू था। तो इस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट बनाई जानी थी, उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। अब नेहरू रिपोर्ट 1928 दिसंबर में सबमिट की गई, जबकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में सबमिट की गई। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी 14 पॉइंट्स रिपोर्ट सबमिट की क्योंकि वो नेहरू रिपोर्ट के साथ ज्यादा एग्री नहीं थे। उनके हिसाब से नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के राइट्स ज्यादा रेज नहीं किए गए। अब 3 रिपोर्ट्स बन चुकी थी। एक थी साइमन कमीशन रिपोर्ट, दूसरी थी नेहरू रिपोर्ट और थर्ड थी जिन्नास 14 पॉइंट्स। अब ये तीनों रिपोर्ट्स 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई 1930 से लेकर 1932 तक, और इसमें कुछ सजेशंस दी गई, कुछ रिकमेंडेशंस दी गई। और फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज प्रोमलगेटेड, और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। Unlike 1919 Act, the India Act 1935 had no preamble. 1935 इंडियन एक्ट में कोई भी प्रीएम्बल नहीं था जैसे कि 1919 एक्ट में था। अब 1935 का जो एक्ट था वो लेंथियस एक्ट था। इसमें 321 सेक्शंस थे, 14 पार्ट्स थे और 10 शेड्यूल्स थे। अब हम 1935 एक्ट के कुछ सैलेंट फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस पावर वाज इंक्रीज्ड एंड अवॉर्डेड एज सेल्फ गवर्नमेंट। तो प्रोविंसेस का पावर था उसको इंक्रीज किया गया और उनको सेल्फ गवर्नमेंट दी गई। दूसरा है कुछ न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जैसे कि फेडरल कोर्ट्स, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशन। थर्ड है जो बर्मा है उसको इंडिया से सेपरेट किया गया, साथ ही साथ कुछ और प्रोविंसेस बनाए गए। फोर्थ है जो सिंध है, बम्बई की प्रेसिडेंट से सेपरेट किया गया और उसको एक अलग प्रोविंस बनाया गया, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की 14 पॉइंट में से ये एक डिमांड थी कि कराची को बम्बई की प्रेसिडेंट से अलग किया जाए, कराची को सिंध का कैपिटल बनाया गया। फिफ्थ है स्प्लिट ऑफ बिहार, बिहार को तोड़ा गया, उसके 2 प्रोविंसेस बनाए गए। सिक्स्थ है डायरकी, डायरकी यानी 2 रूलर्स गवर्नमेंट या ड्यूअल गवर्नमेंट। तो डायरकी को खत्म किया गया जो के कॉन्सेप्ट था 1919 के एक्ट में। इस डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जहां पर जो पावर है वो 2 एंटिटीज में शेयर किया जाता है। पहला है गवर्नर जनरल, तो दूसरा है
इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स। प्रोविंसेस में एक गवर्नर जनरल होता था 1919 एक्ट के मुताबिक। उसके पास डिफेंस का पावर होता था, फॉरेन अफेयर्स का, कम्युनिकेशन का और लॉ एंड ऑर्डर का। दूसरे होते थे इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स, तो एमएनएज या एमपीएस होते थे। के पास ये पावर होता था एजुकेशन का, हेल्थ का, एग्रीकल्चर का या लोकल गवर्नमेंट का। इस सिस्टम के मुताबिक जो गवर्नर जनरल था उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होते थे, जबकि जो इंडिया के इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे उनके पास लिमिटेड पावर्स होते थे। ये गवर्नर जनरल ब्रिटिश का होता था। इस चीज को खत्म कर दिया गया। प्रोविंसेस में सिर्फ इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स को पावर्स दिए गए। इन सेंटर में हायरार्की को इंट्रोड्यूस किया गया था। 7th है, 3 लिस्ट पास की गई थी, एक फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो फेडरल लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट में जो भी मैटर्स मेंशन किए गए थे, जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए थे, उस पे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी। और जो प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई थी उसमें जो भी मैटर्स मौजूद थे, जो भी सब्जेक्ट्स मौजूद थे, उस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी। और थर्ड थी कॉन्करेंट लिस्ट। एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स मौजूद थे, मैटर्स मौजूद थे, उस पे दोनों को अथॉरिटी थी कि वो वहाँ पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, फेडरल को भी और प्रोविंशियल को भी। जो फेडरल लेजिस्लेचर था वो बाइकैमरल था। इसके 2 चेंबर्स थे। एक चेंबर था काउंसिल ऑफ स्टेट की 260 सीट्स थी, एक चेंबर था हाउस ऑफ असेंबली। और किंग स्टेट का हेड था, इसको गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे। और दूसरी साइड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो 6 प्रोविंसेस थे, पहला था यूनाइटेड प्रोविंस, आज के टाइम उत्तर प्रदेश है, दूसरा है बंगाल, तीसरा है मद्रास, 4th है असम, 5th है बिहार और 6th है बम्बई। अब इन प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेचर थी वो बाइकैमरल थी। दूसरी साइड ये जो प्रोविंसेस थे, सेंट्रल प्रोविंस, आज के दौर में मध्य प्रदेश है, दूसरा पंजाब, 3rd उड़ीसा, 4th सिंध, 5th NWFP, आज के टाइम KPK है। इन प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेचर थी वो यूनिकैमरल थी। ये दोनों जो लेजिस्लेचर्स थे, फेडरल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये रॉयल फैमिली या किंग के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बना सकते थे या कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे। अब लास्ट में हम इंडिया एक्ट 1935 की समरी को देखते हैं। अब जो इंडियन लीडर्स थे उनमें शऊर आ चुका था, उनकी जो लीडरशिप थी वो स्टेबल हो चुकी थी, इन्फ्लुएंस हो चुकी थी। इसलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाई जाएं और उनको सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 एक्ट पास किया, जिसके प्रोविजंस के मुताबिक एक साइमन कमीशन सेटअप की गई। उस साइमन कमीशन के पास ये पावर था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रपोज करे। इंडिया में कौन से लॉज होने चाहिए, तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसमें मसला ये था कि साइमन कमीशन का जो हेड था, उसके जो मेंबर्स थे सारे ब्रिटिश थे, में एक भी इंडियन नहीं था, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाया जा रहा था। इसलिए इंडियन लीडर्स ने इसकी मुखालफत की। इंडियन लीडर्स को कहा गया कि आप भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ आपकी रिपोर्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी सबमिट हुई, साथ ही साथ इंडियन लीडर्स की नेहरू रिपोर्ट को भी सबमिट किया गया, जिन्होंने अपनी 14 पॉइंट्स को भी सबमिट किया। इन तीनों रिपोर्ट्स को राउंड टेबल में कंसीडर किया गया और फाइनली 1935 इंडिया एक्ट बनाया गया। 1935 इंडिया एक्ट के जो सैलेंट फीचर्स हैं वो ये है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, बर्मा को अलग किया गया, को बम्बई की प्रेसिडेंट से अलग किया गया, बिहार के 2 सूबे बनाए गए, हायरार्की खत्म की गई, 3 लिस्ट जारी कर दी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एक कोई भी कमेंट नीचे कर दो। अगर ये वाली इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हो तो मेरा चैनल ग्रो होगा। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के दूसरे वीडियोस देखने हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।